नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए यशपाल जी की कहानी कुत्ते की पूंछ। श्रीमती जी कई दिन से कह रही थी, उल्टी बयार फिल्म का बहुत चर्चा है, देख लेते तो अच्छा था। दिखाने में ऐतराज न था, परंतु सिनेमा शुरू होने के समय अर्थात 6:30 बजे तक तो दफ्तर के काम से छुट्टी नहीं मिल पाती और दूसरे शो में जाने का मतलब है बहुत देर में सोना, कम सोना, अगले दिन काम ठीक से ना कर सकना। फिर लेकिन जब उल्टी बयार को 7वां हफ्ता लग गया तो यह मान लेना पड़ा कि फिल्म अवश्य ही देखने लायक होगी। रात 12:30 बजे सिनेमा हॉल से निकलने पर तांगे का दर कुछ बढ़ जाता है। आने दो आने में कुछ बन बिगड़ नहीं जाता, लेकिन तांगे वाले के सामने अपनी बात रखने के लिए कहा, नहीं, पैदल ही चलेंगे, चांदनी रात है। गनीमत से 4 कदम चलने का मौका मिला है। उजली चांदनी में सूनी सड़क पर सामने चलती जाती अपनी बौनी परछाई पर कदम रखते हुए चले जा रहे थे। जिक्र था फिल्म में कहाँ तक स्वाभाविकता है और कितनी कला है। कला के विषय में स्त्रियों से भी बात की जा सकती है, खासकर जब परिचय नया हो, परंतु स्वयं अपनी स्त्री से, जिसे आदमी रग रोए से पहचानता हो, बहस या विचार अदल बदल लेन देन विनिमय का क्या मूल्य। श्रीमती को शिकायत है, दुनिया भर के सैकड़ों लोगों से बहस करके भी मैं उनसे कभी बहस नहीं करता। मैं उन्हें किसी योग्य समझता ही नहीं। इस अभियोग का बहुत माकूल जवाब मैंने सोच डाला। जिस आदमी से विचारों की पूर्ण एकता हो, उससे बहस कैसी। इस उत्तर में श्रीमती को बहुत दिन तक संतोष रहा कि चतुर समझे जाने वाले पति के समान विचार के कारण वे भी चतुर हैं, परंतु दूसरों पर बहस की संगीन चला सकने के लिए पति नाम के रेत के बोरे पर कुछ अभ्यास करना भी तो जरूरी होता है। इसलिए एक दिन खींच कर बोली, बहस ना सही, आदमी बात तो करता है, हमसे कभी कोई बात ही नहीं करता। सो पति होने का टैक्स चुकाने के लिए अपनी स्त्री के साथ कला का जिक्र कर चांदनी रात का खून हो रहा था और मैं कह रहा था और वे हाँ हूँ कर हामी भर रही थी। अचानक वे पुकार उठी, यह देखो। स्त्री के सामने कला की बात करने की अपनी समझदारी पर दांत पीस कर रह गया। सोचा, वह बात हुई ना, राजा कहानी कहे और रानी रानी जूं टटोले। देखा, हलवाई की दुकान थी, सौदा उठ चुका था, बिजली का एक बल्ब अभी भी जल रहा था। लाला दुकान के तख्त पर चिल्लम उलटकर दीवार से लगे औंघा रहे थे। नीचे सड़क पर कड़ाई ईंट के सहारे टिकाकर रखी गई थी। उसे मांजने के प्रयत्न में एक छोटी उम्र का लड़का उसी में सो गया। कालिक से भरा जूना उसके हाथ में थमा था और उसकी बाह फैली हुई थी, दूसरा हाथ कड़े को थामे था। कढ़ाई को घिसते घिसते लड़का औंघा गया और फैली हुई बाह पर सिर रखकर सो गया। एक कुत्ता कढ़ाई के किनारे बच रही मलाई को चाट रहा था। मैं देखकर परिस्थिति समझने का यत्न कर रहा था कि श्रीमती जी ने पिघले हुए स्वर में क्रोध का फुट देकर कहा, देखते हो जुल्म, क्या तो बच्चे की उम्र है और रात को 1 बजे तक यह कढ़ाई जिसे वह हिला नहीं सकता उससे मजाई जा रही है। मेरी बाह में डाले हुए हाथ पर बोझ देके वे कढ़ाई पर झुक गई और लड़के की बाह को हिला उसे पुचकार कर उठाने लगी। लड़का नींद से चौंक कर झपाटे से कढ़ाई में जून के रगड़े लगाने लगा, परंतु श्रीमती जी के पुचकारने से उसने नींद भरी आंख उठाकर उनकी ओर देखा। मेरी इस बात को अपने समझने योग्य भाषा में प्रकट करने के लिए वे बोली, हाय, कैसे पत्थर दिल होते हैं जो इस उम्र में बच्चों को इस तरह बेच डालते हैं। और इस राक्षस को तो देखो, बच्चे को मेहनत पर लगा खुद सो रहा है। फिर बच्चे को पुचकार कर साथ चलने के लिए पुकारने लगी। इस गुलगपाड़े से लाला की भी आंख खुल गई। नींद से भरी लाल आंखों को झपकाते हुए लाला देखने लगे, पर इससे पहले कि वे कुछ समझे या बोल पाए, श्रीमती जी लड़के का हाथ थामे ले चली। फिल्म और कला की चर्चा श्रीमती जी की करुणा और क्रोध के प्रवाह में डूब गई। कानूनी पेशा होने के कारण कानून की इज्जत का ख्याल आया। समझाया, कम उम्र बच्चों को उसके माँ बाप की अनुमति के बिना इस प्रकार खींच ले जाने से पुलिस के झंझट में पड़ना होगा। राजा और समाज के कानून से जबरदस्त कानून है स्त्रियों का। पति को बिना किसी हीलो हुज्जत के स्त्री के सब हुक्म मानने ही पड़ते हैं। और सो श्रीमती जी ने अपना कानून अड़ाकर कहा, इसके माँ बाप आकर ले जाएंगे, हम कोई लड़के को भगाए थोड़े ही लिए जा रहे हैं। लड़के पर इस तरह जुल्म करने का किसी को क्या हक है, यह भी कोई कानून है। लाला आंख झपकाते रहे
और हम उस लड़के को लिए चले आए। लाला बोले क्यों नहीं, कह नहीं सकता, शायद कोई बड़ा सरकारी अफसर समझकर चुप रह गए हों। लड़के से पूछने पर मालूम हुआ कि दरअसल उसके माँ बाप थे नहीं, मर गए थे और कोई उसका दूर का रिश्तेदार उसे लाला के यहाँ छोड़ गया था। दूसरे रोज लाला बंगले के अहाते में हाजिर हुए और बोले कि यूं तो आप माई बाप हैं, लेकिन यह मेम साहब की ज्यादती है। लड़के के बाप की तरफ लाला के 60 रुपये आते थे और वह मर गया। लाला उल्टे अपनी गांठ से लड़के को खिला पहनाकर पाल पोस रहे थे। लड़के की उम्र ही क्या है, कुछ काम करेगा, ऐसे ही दुकान पर चीज धर उठा देता था। मेम साहब उसे भी उठा लाई। लाला बेचारे पर जुल्म ही जुल्म। उन्हें उनके 60 रुपये दिला दिए जाएं, सूद वे छोड़ देने को तैयार हैं या फिर लड़का ही उनके पास रहे। बरामदे के फर्श पर जूते की ऊंची एड़ी पटक भौं चढ़ाकर श्रीमती जी ने कहा, ऑल राइट। इसके बाद शायद वे कहना चाहती थी कि 60 रुपये ले जाओ। परिस्थिति नाजुक देख बीच में बोलना पड़ा। लाला जो हुआ सो हुआ, अब चले जाओ वरना लड़का भगाने और क्रुएलिटी टू चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के प्रति निर्दयता के जुर्म में गिरफ्तार हो जाओगे। अहाते के बाहर जाते हुए लाला की पीठ से नजर उठाकर श्रीमती जी ने विजय गर्व से मेरी ओर देखा। उनका अभिप्राय था, अरे देखो तुम तो खामा खामा डर रहे थे, हमने कैसे सब मामला ठीक कर दिया, तुम तो कुछ भी नहीं समझ सकते। लड़के का नाम था हरुआ। श्रीमती ने कहा, नाम ठीक नहीं, नाम होना चाहिए हरीश। लड़की की कमर पर केवल एक अंगोछा मात्र था। शेष शरीर ढका हुआ था मैल के आवरण से। सिर के बाल गर्दन और कानों पर लटक रहे थे। लाइफ बॉय सावन की झाग में घुल घुल कर वह मिल बह गया और हरीश सांवला सलौना बालक निकल आया। दरबान के साथ सैलून में भेजकर उसके बाल भी छटवा दिए। बीशु के लिए नई कंघी मंगाकर पुरानी हरीश के बालों में लगा दी गई। बीशु के कपड़े भी हरीश के काम आ सकते थे, परंतु लड़कों में 4 बरस का अंतर काफ़ी रहता है। खैर जो भी हो, हफ्ते भर में हरीश के लिए भी नेवी कट कॉलर के 3 कमीज और नेकर सिल गए। उसके असुविधा अनुभव करने पर भी उसे जुराब और जूता पहनना पड़ा। श्रीमती जी ने गंभीरता से कहा, उसके शरीर में भी वैसा ही रक्तमांस है जैसा कि किसी और के शरीर में। उनका अभिप्राय था अपने पेट के लड़के बीशु से, परंतु इसका कारण था बीशु, आखिर पुत्र तो मेरा भी है। उन्होंने कहा, उसके भी दिमाग है, वह भी मनुष्य प्राणी है और उसे मनुष्य बनाना हमारा कर्तव्य है। हरीश के कोई काम स्वयं कर देने पर प्रसन्नता के समय वे मेरा ध्यान आकर्षित कर कहती, लड़के में स्वाभाविक प्रतिभा है, यदि उसे अवसर मिले तो वह क्या नहीं कर सकेगा। हाँ, उस मजदूर का क्या नाम था जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। मौका मिले तो आदमी उन्नति क्यों ना कर सके। 4 वर्ष की आयु ऐसी नहीं जिसमें अधिकार का गर्व ना हो सके या श्रेणी विशिष्टता का भाव ना हो। अपनी जगह पर अपने से नीची स्थिति के बालक को अधिकार जमाते देख, अपनी माँ को दूसरे के सिर पर हाथ फेरते देख और हरीश को अपनी संपत्ति का प्रयोग करते देख बीशु को ईर्ष्या होने लगती। रोनी सूरत बनाकर वह होठ लटका लेता या हाथ में थमी किसी चीज से हरीश को मारने का यत्न करने लगता। श्रीमती जी को सब बातों में गरीबी और मनुष्यता का अपमान दिखाई देता। गंभीरता से बीशु को ऐसा अन्याय करने से रोकती और हरीश का साहस बढ़ाकर उसे अपने को अब किसी से कम न समझने का उपदेश देती। हरीश बात बात में सहमता, सकपकाता, पास बैठने की बजाय दूर चला जाता और बीशु के खिलौनों के लोभ की झलक दिखाई देती रहती। श्रीमती जी उसे संतुष्ट कर, उसका भय मिटाकर उसे बीशु के साथ समानता के दर्जे पर लाने का प्रयत्न करती। कई दफ़े उन्होंने शिकायत की कि मेरे स्वर में हरीश के लिए अपनापन क्यों नहीं आ पाता जो आना चाहिए, जैसा बीशु के लिए है। इस मामले में कानून का हवाला या वकालत की जिरह मेरी मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप रहने के सिवा कोई चारा ना था। हरीश के प्रति सहानुभूति, उसे मनुष्य बनाने की इच्छा रखते हुए भी मैं श्रीमती जी को इस बात का विश्वास न दिला सका। हरीश के प्रति उनकी वात्सलता और मेरे प्रेम मेरी पहुंच से एक बलिष्ठ ऊंचा ही रहता। श्रीमती जी की शिकायत थी कि हरीश आकर अधिकार से उनके पास क्यों नहीं जरूरत की चीज के लिए जिद करता। उन्हें ख्याल था कि इन सब का कारण मेरा भय ही था। एक दिन बुद्धिमानी और गहरी सूझ की बात करने के लिए उन्होंने सुनाकर कहा, पुरुष सिद्धांत और तर्क की लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, परंतु हृदय को खोलकर फैला देना उनके लिए कठिन है। सोचा,
श्रीमती जी को समानता की भावना के लिए उत्साहित कर उन्हें अपना बड़प्पन अनुभव कराने के लिए मैं अवसर पेश नहीं कर पाता हूँ, यही तो मेरा कसूर है। एक रियासत के मुकदमे में सोहराबाजी का जूनियर बनकर केदारपुर जाना पड़ा। उम्र बढ़ जाने पर प्रणय का अंकुश तो उतना तीव्र नहीं रहता, पर घर की याद जवानी से भी अधिक सताती है। कारण है शरीर का अभ्यास। समय और स्थान पर आवश्यकता की वस्तु का सहज मिल जाना विदेश में नहीं हो सकता, और न शैथिल्य का संतोष ही मिल सकता है। केदारपुर में लग गए 4 मास। औसत आदमी से 2.5 गुना आमदनी के लोभ ने सब असुविधाओं को परास्त कर दिया। घर से संबंध था केवल श्रीमती जी के पत्रों द्वारा। कभी सप्ताह में 1 पत्र, कभी सप्ताह में 3 आते। बीशु को जुकाम हो जाने पर 1 सप्ताह में 4 पत्र भी आए। आरंभ के पत्रों में हरीश का जिक्र भी एक पैराग्राफ रहता और दूसरे पैराग्राफ में उसके संबंध में थोड़ी बहुत चर्चा। सोचा मेरी गैर हाजिरी में मेरी अनुदारता से मुक्ति पाकर लड़का तीव्र गति से मनुष्य बन जाएगा। कुछ पत्रों के बाद हरीश की खबरों की सरगर्मी कम हो गई। फिर शिकायत हुई कि वह पढ़ने लिखने की ओर मन लगाकर गली में मैले कुचले लड़कों के साथ खेलता रहता है। बाद में खबर आई कि वह कहना नहीं मानता, स्वभाव का बहुत जिद्दी है, बहुत डल है, हर समय कुछ खाता रहना चाहता है। इसी से उसका हाजमा ठीक नहीं रहता। लौट कर आने पर बैठा ही था कि श्रीमती जी ने शिकायत की, अरे सचमुच तुम बड़े आदमी हो, अजीब आदमी हो। हम यहाँ फिक्र में मरते रहे और तुमसे खत तक नहीं लिखा जा सकता था। ऐसी भी क्या बेपरवाही। यहाँ पर यह मुसीबत की लड़के को खांसी हो गई, 3-3 दफ़े डॉक्टर को बुलवाना था। घर में सिर्फ 2 तो नौकर हैं, वे घर का काम करें या डॉक्टर को बुलाने जाए। और इस लड़के को देखो, हरीश की ओर संकेत करके, जरा डॉक्टर बुलाने भी जा तो सुबह से दोपहर तक गलियों में खेलता फिरा, और डॉक्टर का घर इसे मिला नहीं। डॉक्टर जमील को शहर में कौन नहीं जानता। हरीश बीशु को गोद में लिए श्रीमती जी की ओर सहमता हुआ मेरे समीप आना चाहता था। इस उम्र में भी आदमी इतना चालाक हो सकता है। हरीश को बीशु से इतना अधिक स्नेह हो गया था कि वह उसे इसलिए उठाया था कि उसे संभाले रहने पर उसे खाली खेलते रहने की डांट ना पड़ेगी। उसकी ओर देख श्रीमती जी ने कहा, अरे उसे खेलने क्यों नहीं देता? तुझे कई दफ़े तो कहा, गुसल खाने में गीले कपड़े पड़े हैं, उन्हें ऊपर सूखने डाला। हरीश महफिल से यूं निकाले जाने के कारण अपनी कातर आंखों से पीछे की ओर देखता चला गया। कुछ ही देर में फिर हाजिर हुआ। उसकी ओर देख श्रीमती जी ने कहा, हरीश जाओ देखो, पानी लेकर खसकी टट्टियों को भिगो दो। सुनो, और पानी ऐसे मत फेंकना, स्टूल पर खड़े होकर अच्छी तरह से भिगो देना। फिर मेरी ओर देखकर बोली, जिस काम के लिए कहूँ कतरा जाता है। इसे पढ़ाने के लिए जो स्कूल के एक लड़के को 4 रुपये देने के लिए तय किया था, वह आया कि नहीं? मैंने पूछा। बीशु के गले का बटन लगाते हुए श्रीमती जी बोली, खामाखा पढ़े भी गई, या पढ़ता ही नहीं? पढ़ चुका, बस खाने की हाय हाय लगी रहती है। कोई चीज़ संभाल कर रखना मुश्किल हो गया है। हरीश कमरे में तो दाखिल ना हुआ, लेकिन दरवाजे से झांक कर चक्कर जरूर काट गया। वह संदेह भरी नजरों से कुछ ढूंढ रहा था। फल की टोकरी से कुछ लीचियां निकालकर श्रीमती जी ने बीशु के लिए हाथ में दे दी। उसी समय हरीश की ललचाई हुई आंखें बीशु के हाथों की ओर ताकती हुई दिखाई दी। श्रीमती जी खींच गई। हरदम बच्चे के खाने की ओर आंख उठाए रहता है, जाने कैसा भुक्कड़ है। इन लोगों को कितना ही खिलाओ समझाओ, इनकी भूख बढ़ती ही जाती है। ले इधर आ। 2 लीचियां उसके हाथ में देकर बोली, जा बाहर कल क्या मुसीबत है। उसी शाम को एक और मुसीबत आ गई। जो कपड़े हरीश ने सुबह सूखने डाले थे वे हवा में उड़ गए। श्रीमती जी भन्नाकर बोली, तुम ही बताओ मैं इसका क्या करूं? वही बात हुई ना, कुत्ते का न गूं, ना लीपने का, ना थापने का। अच्छी भला गले पड़ गई, समझाने से समझता भी तो नहीं। इसकी सोहबत में बीशु ही क्या सीखेगा? कोई भला आदमी आए सिर पर आकर सवार होता है, स्कूल भिजवाया तो पढ़ता नहीं, लड़कों से लड़ता रहता है, अपने आगे किसी को समझता थोड़े ही है। तुमने तो उसे लाट साहब बना दिया। कमजात, कहीं अपना आदत थोड़े ही छोड़ देता है। क्या उत्तर देता? बात टल गई। फिर दूसरे समय श्रीमती जी ने बीशु को उठाकर गोद में दे दिया। वे देखना चाहती थी कि बीशु मेरी गोद में बैठने में कैसा जान पड़ता है। उस समय हरीश भी दौड़कर आया और बिल्कुल सट कर खड़ा हो गया। पोस का यूं बिगड़ जाना श्रीमती जी को ना भाया। सुनाकर बोली, बंदर को मुंह लगाने से तो नौचे कहीं। इन लोगों के साथ जितनी भलाई करो उतना ही सिर पर आते हैं। यह कोई आदमी थोड़े ही है। कह नहीं सकता हरीश कितना समझा और कितना नहीं, पर इतना वह जरूर समझा
कि बात उसी के बारे में थी और उसके प्रति आदर की नहीं थी। और इतना तो पालतू कुत्ता भी समझ जाता है, गले का स्वर ही यह प्रकट कर देता है। हरीश कतराकर चला गया और मुंडेर पर ठोड़ी रखकर गली में झांकने लगा। कोई ऐसा ढंग सोचने लगा कि अपनी बात भी कह सकूं और श्रीमती जी को विरोध न चढ़ पड़े। कहा, जानवर को आदमी बनाना बहुत कठिन है। उसे पुचकार कर बुलाने में बुरा नहीं मालूम होता, क्योंकि उसमें दया करने का संतोष होता है। परंतु जब जानवर स्वयं ही पंजे गोद में रखे मुंह चाटने का यत्न करने लगता है तो अपना अपमान जान पड़ने लगता है। आवाज गरम कर श्रीमती जी बोली, तो मैं कब कहती हूँ कि उन्हें बात पूरी न करने देता तो जाने कितना लंबा बयान और जीरा सुननी पड़ती, इसलिए झट से बात काट कर बोला, ओहो, तुम्हारी बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ यह सरकार और मजदूरों के झगड़े की। मन में भर गए क्रोध को एक लंबी फुफकार में छोड़ दे उन्होंने जानना चाहा, मैं बहाना तो नहीं कर गया, इसलिए पूछा, सो कैसे? उत्तर दिया, यही सरकार मजदूरों की भलाई के लिए कानून पास करती है और जब मजदूरों का हौसला बढ़ जाता है, वे खुद ही अधिकार मांगने लगते हैं, तब सरकार को उनका आंदोलन दबाने की जरूरत महसूस होने लगती है। श्रीमती जी को तो विश्वास हो गया कि किसी प्रकार का विरोध में उनके व्यवहार के प्रति नहीं कर रहा। बोली, तभी तो कहते हैं कुत्ते की पूंछ 12 बरस नली में रखी पर सीधी नहीं हुई। हाँ, उस रोज वो लाला 60 रुपए की धमकी दे रहा था, बनिया ही ठहरा। कहीं सूद भी गिनने लगे तो जाने रकम कहाँ तक पहुंचे। इस झगड़े में पड़ने से लाभ। श्रीमती जी का मतलब तो समझ गया, परंतु समझकर आगे उत्तर देना ही कठिन था, इसलिए उनकी तरफ विस्मय से देखकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, श्रीमती जी झुंझला उठी। उन्हें झल्लाहट थी मेरी कम समझी और कुछ झेपती जानवर को मनुष्य बना देने के असफल अभिमान पर। मैं जानता हूँ बात दब गई, टली नहीं। कल फिर यह प्रश्न उठेगा, परंतु क्या किया जाए? कुत्ते की पूंछ एक दफे काट लेने पर उसे फिर से उसकी जगह लगा देना कैसे संभव हो सकता है? और मनुष्यता का चस्का एक दफे लग जाने पर किसी को जानवर बनाए रखना भी तो संभव नहीं।